नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी खाली कमरे के मेहमान। पुणे शहर के कोलाहल और प्रदूषण को पीछे छोड़ कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही सुधाकर को छोटी छोटी पहाड़ियों और हरियाली के दर्शन शुरू हुए, उन्होंने विंडो ग्लास नीचे कर गहरी सांस इस तरह से खींची जैसे एक ही सांस में पूरे वायुमंडल को अपने फेफड़ों से भर लेना चाहते हों। बेटा, एसी बंद कर दो, अब उसकी जरूरत नहीं। देखो तो बारिश की हल्की फुहार से आबो हवा में कैसी सौंधी महक घुल गई है। वाह, तबीयत हरी भरी हो गई। उन्हें यूं प्रसन्न देख पत्नी सुमन भी मुस्कुराई। तुम्हारे रेडियो में विविध भारती नहीं है क्या? मौसम सुहावना होता देख उन्होंने एफएम सुन रहे रवि से चैनल बदलने की फरमाइश कर डाली। गाना ट्यून हुआ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वाह, सोने पे सुहागा, मैं जिंदगी का साथ। वे सुमन को देखते हुए गाने के साथ गुनगुनाने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक कर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आंखों में बेटे द्वारा दिए जाने वाले सरप्राइज गिफ्ट का कौतूहल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ ले जा रहे हैं, फिर भी वे दोनों आनंदित थे। एक सरकारी महकमे से रिटायर क्लर्क सुधाकर बड़े आदर्शवादी थे, भले ही कितने अभाव रहे हों। उन्होंने कभी ऊपर की कमाई स्वीकार नहीं की। ऐसे धन को हाथ लगाना भी उनके लिए पाप था। अपने तीनों संतानों, बड़े बेटे निपुण, बेटी सारिका और छोटे बेटे प्रणव की सीमित संसाधनों में बड़ी मितव्ययिता से परवरिश की थी उन्होंने। जब उनके सहकर्मी रिश्वत की कमाई से अपने घर बना रहे थे तो वे 2 कमरों के छोटे से किराए के घर में ही संतुष्ट थे। सुधाकर के सहकर्मी अक्सर उन्हें उलाहना देते, ऊपर का तो तू लेता नहीं, और जो तेरी गाड़ी कमाई है वह हैसियत से बढ़कर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर रहा है, तो तेरे बुढ़ापे के लिए क्या बचेगा? वे बड़ी उम्मीद और आत्मविश्वास से सिर उठाकर कहते, मेरे बच्चे पढ़ लिख गए तो वे ही मेरे लिए घर बना देंगे, मुझे बाप की कमाई से बना घर नहीं चाहिए। उनकी आदर्शवादी बातों का ऑफिस में जमकर मखौल उड़ाया जाता, मगर वे जरा भी विचलित नहीं होते। उनकी पत्नी सुमन ने भी घर और बच्चों को कुछ इस तरह से संभाला था कि भले ही कुछ जोड़ नहीं पाए, मगर समय के साथ सब जिम्मेदारियां सहजता से पूरी होती चली गई थीं। आज की तारीख में निपुण और उसकी पत्नी ईला दोनों अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उसके 2 किशोरवय बच्चे थे। सारिका नागपुर के कॉलेज में बॉटनी की लेक्चरर थी। वह भी अपने पति और बेटे के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। छोटे बेटे प्रणव की मुंबई में रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी, जिसमें उसकी पत्नी रागनी भी उसका सहयोग करती थी। तीनों बच्चों के डाली पत्ते लगने के बाद पुणे में दोनों पति पत्नी अकेले रह गए थे। निपुण और प्रणव ने न जाने कितनी बार उन्हें अपने साथ शिफ्ट हो जाने को कहा, मगर अपने पुराने शहर का मोह क्या छूटता है कभी। सो दोनों पुणे छोड़ कहीं और जाने को तैयार न थे। साल में एक बार सभी बच्चे मिलने आ जाते। फोन पर तो बात होती ही रहती, बस वे दोनों इसी से संतुष्ट थे। सुधाकर और सुमन दोनों मानकर बैठे थे कि अब वे ही एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा हैं। मगर 6 महीने पहले निपुण ने एक अप्रत्याशित निर्णय सुनाया कि वह साल भर के अंदर अंदर पुणे शिफ्ट हो जाएगा और उन लोगों के साथ ही रहेगा। पहली बार में उनको बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सोचा वह भला अपनी इतनी अच्छी नौकरी और लग्जरी लाइफ छोड़ वापस भारत क्यों आने लगा। और बात सिर्फ अकेले उसकी नहीं थी, उनके दोनों बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे। ईला भी जॉब करती थी। ऊपर से ईला की तो इकलौती बहन भी उसी शहर में रहती थी। फिर वह क्यों आने लगी सब छोड़ छाड़ कर। दोनों ने इसे छड़ी भावावेश मानकर बात आई गई कर दी। मगर आज सुबह सुमन के 68वें जन्मदिन के अवसर पर निपुण का पुनः फोन आया। मम्मी पापा, शाम 4 बजे तैयार रहना, मेरा दोस्त रवि आएगा आपको लेने के लिए। आपको उसके साथ कहीं जाना है। कहाँ जाना है या सरप्राइज है? दरअसल आपका सरप्राइज गिफ्ट है। अब बेटे ने जो करने को कहा वह उन्होंने किया। रवि आया और उन्हें कार में बिठाकर ले गया। वह सफर अभी भी जारी था। बेटा, अब तो बता दो कहाँ ले जा रहे हो, बड़ी देर हो गई चले हुए। व्याकुल सुधाकर ने पुनः पूछा। बस अंकल जी आ गया, कहते हुए रवि ने एक बड़े से घर के सामने कार रोक दी। आंटी जी, ये घर देख रही हैं ना आप, यही है आपका बर्थडे गिफ्ट। ये आलीशान डुप्लेक्स घर आपके बेटे की तरफ से। रवि ने जब उस घर की ओर इशारा करते हुए कहा तो दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ।
जरूर इसे समझने में कोई गलती हुई है। इतना बड़ा घर, कोई मजाक है क्या? दोनों विस्मित से एक दूसरे की ओर देखने लगे। रुको बेटा, मैं निपुण को फोन लगाता हूँ, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वे कह ही रहे थे कि खुद निपुण का फोन आ गया। कहिए पापा, कैसा लगा सरप्राइज गिफ्ट? अंदर से देखा क्या? रवि के पास चाबी है, वह आपको दिखा देगा। निपुण की बात सुन सुधाकर स्तब्ध रह गए। सुमन को आंखों ही आंखों में कहा, रवि सही कह रहा है। मगर बेटा ये अगर मगर कुछ नहीं पापा, ये घर मैंने खरीदा है। इंडिया शिफ्ट होने के बाद हम सब यहीं रहेंगे। आप उस घर के मालिक हो, मालिक की तरह अंदर जाना। चलिए पापा, कुछ ज़रूरी काम है, बाद में फ़ोन करता हूँ। घर देखकर बताइएगा कैसा लगा। कहकर निपुण ने फ़ोन रख दिया। मालिक की तरह सुधाकर अभिभूत हो उठे। कानों में बरसों पुरानी साथियों की फप्तियाँ गूंजने लगी। देखा, मैं न कहता था मेरा घर मेरे बच्चे बना देंगे। वे पुनः बुदबुदाए। कितना सुखद क्षण था वह उनके जीवन का। पूरी उम्र की तपस्या का जैसे आज फल मिला था। उस फल को चखने दोनों सधे कदमों से घर के अंदर दाखिल हुए। अंकल जी, इस घर के इंटीरियर का काम निपुण ने मुझे ही सौंपा है। यह काम मुझे 4 महीनों में पूरा करना है। वह चाहता है आपकी शादी की सालगिरह पर गृह प्रवेश हो जाए, तब तक वह भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मगर बेटा, यहाँ आकर करेगा क्या? हमें तो कुछ नहीं बताया। तुम्हें कुछ पता है क्या? ज़्यादा कुछ तो नहीं, मगर कह रहा था यहाँ आकर अपनी एक कंपनी खोलना चाहता है। दोनों पति पत्नी एक ही फील्ड में हैं, मिलकर चला लेंगे। बच्चे तो वैसे भी अगले साल से अमेरिका के एक हॉस्टल में रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। सुधाकर घर का निरीक्षण करते हुए बोले। अंकल जी, यहाँ नीचे वाले फ्लोर पर 3 कमरे हैं। 3 कमरे ऊपर हैं। ऊपर वाला हिस्सा निपुण का है। एक एक कमरा दोनों बच्चों का और एक उनका है। नीचे का यह कमरा आपका है। इतना बड़ा कमरा? सुमन की आंखें चौधिया गईं। इतनी बड़ी जगह में तो अब तक उसने पूरे परिवार को पाला था। और बाकी 2 कमरे? सुधाकर ने पूछा। इनमें एक गेस्ट रूम है, बाकी दूसरा आपके कमरे जितना ही बड़ा है। इसे भी निपुण ने आपके कमरे जैसा ही तैयार करने को कहा है, पर यह किसका है मुझे नहीं पता। रवि ने कहा। नीचे के कमरों के बाहर बरामदा और उसके आगे बड़े से लॉन के लिए भी जगह थी। आंटी जी, लॉन की एक साइड में आपके लिए मंदिर बनेगा। उसे मैं आपसे डिज़ाइन अप्रूव कराकर ही बनवाऊंगा। सुनकर सुमन के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी दौड़ पड़ी। वह मन ही मन अपने लायक बेटे की बलाइयाँ ले रही थी, जिसने उनका इतना ध्यान रखा था। पूरे घर को अच्छे से देख परखा। दोनों मंत्रमुग्ध से घर की ओर लौट पड़े। नया आलीशान घर, घर के पीछे दिखती पहाड़ियाँ और हरियाली, और सबसे बड़ी बात, उस घर में उनके बेटे बहू उनके साथ रहने वाले थे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाले थे। आज उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वे स्वयं को दुनिया के सबसे खुशनसीब माता पिता मान रहे थे। घर पहुंचकर सुमन चाय ले आई, मगर सुधाकर अभी भी जैसे उसी घर में चक्कर लगा रहे थे। अकेले बैठे क्या सोच रहे हैं मकान मालिक साहब? पत्नी के मुंह से यह नया संबोधन सुनकर सुधाकर गर्वित हो उठे। सच सुमन, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। निपुण का यहाँ आना, हमारे साथ रहने के लिए नया घर लेना, मुझे मालिक कहना बड़ा अजीब लग रहा है। अभी तक तो हमेशा किराएदार ही बनकर रहा हूँ, तो अब मालिक बनने की आदत डाल लीजिए। मैं तो पहले ही कहती थी हमारे बच्चे लाखों में एक हैं। नए जमाने की हवा उन्हें नहीं लगी। आपने हमेशा उनका कितना ख्याल रखा, अब उनकी बारी है। वैसे मानना पड़ेगा, हमारी बहू इला भी लाखों में एक है, वरना आज के जमाने में अपनी जमी जमाई गृहस्थी छोड़ सास ससुर के साथ रहने कौन बहू आती है। उसने हमें हमेशा ही अपने माता पिता जैसा आदर दिया है। वो तो है। अच्छा, एक बात बताओ, वो हमारे साथ वाला कमरा किसके लिए छोड़ रखा है निपुण ने? रवि ने भी कुछ नहीं बताया। और किसके लिए होगा? प्रणव के लिए ही होगा। बहुत प्यार करता है वह अपने छोटे भाई से। सोचा होगा जब भी वह मुंबई से आएगा अपने कमरे में ही रुकेगा। सुमन पूरे आत्मविश्वास से बोली। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वह कमरा सारिका के लिए है। याद है ना पिछले रक्षाबंधन पर जब दोनों मिले थे, निपुण ने उसे कहा था अगली बार तुझे ऐसा गिफ्ट दूंगा, हमेशा याद रखेगी। सुधाकर कुछ सोचते हुए बोले। हाँ, कहा तो था, पर फिर भी मुझे लगता है प्रणव का ही होगा। बेटियां तो 2-4 दिन के लिए मायके आती हैं, और फिर उसके लिए गेस्ट रूम तो है ही। हो सकता है निपुण की योजना हो कि यहाँ आकर वह प्रणव को भी मुंबई से यहाँ अपने पास बुला लेगा।
और दोनों भाई साथ मिलकर कुछ काम कर लेंगे। इस तरह से पूरा परिवार एक साथ रह सकेगा। हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, हो सकता है ऐसा ही हो, सुधाकर बोले। हो सकता है नहीं, बल्कि 100% ऐसा ही है, तुम देख लेना, सुधा ने भविष्यवाणी कर दी थी। देखते देखते 5 महीने गुजर गए। नए घर का इंटीरियर पूरा हो गया था। आज गृह प्रवेश की पूजा थी, अतः उसे फूलों और झालरों से खूब सजाया गया था। निपुण, प्रणव, सारिका तीनों सपरिवार आ पहुंचे थे। सारिका के सास ससुर, बहू ईला, रागनी के माता पिता और बाकी सभी मेहमान भी आ चुके थे। पूजा के बाद प्रतिभोज का आयोजन था। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई। सुमन ने बहू ईला और रागनी के साथ घर में विधिवत प्रवेश किया। पूरा घर खुला था, सिवाय उस एक बंद कमरे के, जिसका कौन मेहमान है यह अभी भी मिस्ट्री थी। उस कमरे के दरवाजे पर लाल रिबन लगा हुआ था। सभी निपुण से पूछ रहे थे, अभी तो बता दो कि यह सुंदर कमरा किसके लिए सजा है। मगर वह चुप था। सुधाकर धीरे से सुमन के कान में फुसफुसाए, इस रिबन को यह अपने छोटे भाई के हाथ से ही कटवाएगा, और मुस्कुरा उठे। सुमन भी दोनों बेटों के साथ रहने की कल्पना से अनादित थी। तभी निपुण ने सबको इकट्ठा कर एक उद्घोषणा शुरू की। आज सुबह से सभी मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, यह लाल रिबन लगा कमरा किसका है? आप सभी को यह जानने की बड़ी उत्सुकता है कि आखिर इस खाली कमरे का मेहमान कौन है। माफ़ कीजिए, मेहमान नहीं बल्कि मालिक कहना चाहिए। कौन है जो इसमें हमारे साथ रहेगा? तो अब मैं इस रहस्य से पर्दा उठाता हूँ। वे हैं मेरे दूसरे मम्मी पापा, यानी मेरे आदरणीय सास ससुर। यह कमरा उन्हीं के लिए बना है और आज मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे आएं और इस रिबन को काटकर इस कमरे में गृह प्रवेश करें। यह सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। निपुण की इस योजना की खबर तो ईला को भी नहीं थी। वह भी इस उद्घोषणा से स्तब्ध रह गई। और सुधाकर एवं सुमन, उन्होंने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था कि निपुण ऐसा कुछ भी कर सकता है। बेटी के माता पिता कब उसकी ससुराल आकर रहते हैं। चलो कुछ दिनों के लिए आ भी गए, मगर मेहमान बनकर ही आते हैं और मेहमानों की तरह चले जाते हैं। मालिक की तरह हक से तो कभी नहीं रहते। और क्या यह अच्छा लगता है? लोग क्या कहेंगे? ये सब अमेरिका में चलता होगा, यहाँ नहीं। दुनिया क्या कहेगी? सुमन के भीतर स्व संवादों की लहर दौड़ रही थी। इसे अकेले में ले जाकर समझाना पड़ेगा। वह सोच ही रही थी कि ईला के माता पिता स्वयं ही उसका विरोध करने लगे। ये क्या कह रहे हो बेटा, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ये हमारी बेटी का ससुराल है। क्यों नहीं रह सकते पापा जी? एक तरफ तो आप मुझे बेटा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कैसे रह सकते हैं सोच रहे हैं। इस घर में जैसे मेरे माता पिता रहेंगे वैसे ही आप दोनों रहेंगे। जिस हक से वे रहेंगे उसी हक से आप भी रहेंगे। ये खाली मेरा ही नहीं, आपकी बेटी का भी घर है। ये तो तुम बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहे हो। ऐसा भी कभी होता है क्या? ईला, तुम ही समझाओ अपने इस पति को। सुमन को लगा जैसे उनके समधी ने उनके मुंह की बात छीन ली। वह मन ही मन खुश हुई। पागलों वाली बात है तो पागलों वाली ही सही। जानते हैं पापा जी, जब मैंने यूएसए की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ अपने माता पिता के साथ रहने के लिए भारत आने का निर्णय लिया, तो वहाँ भी सबने मुझे यही कहा कि मैं पागलों वाली बात कर रहा हूँ। मगर मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैंने अपने पापा से और आपसे भी कितनी बार कहा हमारे पास आ जाओ, मगर आप नहीं माने। अब आप लोगों की उम्र हो चली है, आए दिन कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। मैं और ईला वहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स की देख रेख करने के लिए तो फिर भी यहाँ प्रणव और सारिका हैं, मगर आपकी तो दोनों ही बेटियाँ बाहर हैं। आपको तो यहाँ देखने वाला कोई नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप भी हमारे साथ ही रहें। इस तरह से मैं और ईला अपने दोनों पेरेंट्स का ख्याल रख पाएंगे। लेकिन बेटा, दुनिया क्या कहेगी? हमें उलाहना देगी कि कैसे माँ बाप हैं, बेटी की ससुराल आकर पड़ गए। दुनिया तो तब भी कुछ न कुछ कहेगी जब आपके यहाँ न आने की स्थिति में मैं ईला को आपके पास छोड़ दूंगा। फिर वही दुनिया कहेगी कि शादी के इतने सालों बाद बेटी मायके आकर पड़ गई। अब निर्णय आपके हाथों में है। यह तो तय है कि इस उम्र में मैं अपने दोनों पेरेंट्स को अकेले रहने के लिए नहीं छोड़ूंगा। या तो आप यहाँ आएंगे या हम दोनों में से कोई एक आपके साथ रहेगा। निर्णय आपके हाथों में है। आप अपने बेटी दामाद को अलग रखना चाहते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं? निपुण ने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उसके सास ससुर निरुत्तर हो गए। यह सुनकर ईला की आंखें भर आईं। आंखों से छल के आंसू जैसे निपुण के निर्णय के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे थे, उसकी सराहना कर रहे थे। सच,
अमेरिका में वह अपने पेरेंट्स के गिरते स्वास्थ्य को लेकर कितनी चिंतित रहती थी। हर पल लगता था उन्हें कहीं कुछ हो न जाए। अपनी गृहस्थी और नौकरी छोड़ बार बार भारत भी नहीं आ सकती थी, मगर आज निपुण ने यह अप्रत्याशित कदम उठाकर उसकी सारी चिंताएं ही दूर कर दी थी। ईला अपने पेरेंट्स के पास जाकर बोली, आपने मेरे लिए हमेशा ही किया है, मुझे बेटों की तरह पाला, मेरी नाज उठाए, मुझे आत्मनिर्भर बनाया, मेरा हमेशा ध्यान रखा। अब मेरी बारी है आपका ध्यान रखने की। चलिए जिद मत कीजिए, मान जाइए, आपको मेरी कसम। ईला के प्यार भरे अनुरोध के आगे उसके माता पिता झुक गए। उनके हाथों से उनके नए आशियाने का रिबन कट रहा था। उस खाली कमरे में गृह प्रवेश की रस्म निभाई गई। सभी निपुण के इस कृत्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। कुछ लोग थे जिन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी। वे कोने में खड़े खुसर फुसर कर रहे थे। सुधाकर और सुमन मूक दर्शक बने खड़े थे। जाहिर है उनको समझने और संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जब समझेंगे तो सबसे ज़्यादा वे ही अपने बेटे बहू पर गर्व करेंगे। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी खाली कमरे के मेहमान। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।